हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट एकेडमी पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आज भी एक वीडियो अपलोड किया था जो जीके पेपर का था, पर वो मेरे अंदाज में नहीं था क्योंकि हमने उसमें एनालिसिस किया ही नहीं। बस ऐसे ही पढ़ते गए, क्वेश्चंस का आंसर करते गए और निकाल लिए क्वेश्चन को। पर उस वीडियो पर कमेंट्स आया और कमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि भैया पूरा एनालिसिस कराइए। तो हम पूरे एनालिसिस का भी वीडियो डालेंगे और बिल्कुल जैसा मेरा अंदाज़ है एनालिसिस कराने का, बिल्कुल उस अंदाज में एनालिसिस करेंगे हम उस पेपर का। तो आपको ज़रा भी फिक्र नहीं करना, हम वैसे वीडियो भी लेकर आते रहेंगे। थोड़ी बहुत बीच में परेशानी है जिसके कारण थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आया है वीडियो में, पर हम बिल्कुल ही आप जैसा वीडियो का डिमांड कर रहे हैं हम वैसा ही लेकर आएंगे। और सब इंस्पेक्टर के लिए, सचिवालय सहायक के लिए आप हमसे जुड़ें। और हम YouTube पर एक क्यूज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेलीग्राम और YouTube के सहारे। तो जितना बच्चा जितना जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ेगा, हम उतना जल्दी ही इसे शुरू कर देंगे। हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन करें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैथ्स का है। मैथ्स का 25 क्वेश्चन है, उसका बिल्कुल डिस्कशन कराया गया है। हर क्वेश्चन का सॉल्व किया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाया गया है और कुछ क्वेश्चन को ऐसे दिखाया गया कि इसको आंसर कैसे निकालना है, कुछ बच्चा इसको कैसे बनाएगा और आपको कैसे बनाना है, ये सारे चीज़ दिखाया गया इसको इस वीडियो में। तो एंजॉय कीजिए हमारे इस 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये छोटा सा पटाखा एक दिन बड़ा धमाका करेगा। और चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं 25 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। जो एंगल आपका जो स्टैंडर्ड एंगल है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनमें सबसे ज़्यादा दो आप मान जो पुट किया जाता है वो 45 का। आप कहिए 45 ही क्यों मान को पुट करें। तो जब आप पेपर को बनाना शुरू कीजिएगा और मैक्सिमम टाइम आप ऐसे क्वेश्चंस को यूज़ कीजिएगा, तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि हम 45 डिग्री एंगल को ही क्यों ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। तो ज़्यादातर 30, 45 और 60 यही एंगल को पुट किया जाता है। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री का मान डायरेक्ट अगर रखते हैं तो हम आपका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि 45 डिग्री का मान रखने के बाद किस प्रकार से इसका हल निकल कर आता है। तो देखिए, यहाँ पे आप हल कीजिएगा तो आपको हल करने का भी तरीका होना चाहिए। थोड़ा सा हम अपने स्लाइड को इस तरफ करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में है 1 प्लस कॉट थीटा। तो 1 हो जाएगा, 1 का बदले 1 ही हो जाएगा। कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा। माइनस फिर कितना लिखेंगे, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक 45 का मान होता है √2 ब्रैकेट है। उसके बाद देखिए इधर में लिखा है 1 प्लस टैन 45 का भी मान कितना होता है 1, माइनस सेक 45 और कॉसेक 45, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस √2 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये 2 प्लस √2। अब देखिए ये अगर a है, ये b है और ये है और ये b है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो फॉर्मेट है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो इतने बराबर हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का हो जाएगा 4, माइनस यहाँ स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो 2 और बराबर कितना आ जाएगा, घटकर 2, यानी आंसर जो इसका हो जाएगा वो 2। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मान 45 रखिए और इस प्रकार से हल करके इसका आंसर निकाल लीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले गीता और सीता की आयु का अनुपात 3:5 था। यदि उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टर है, एक का नाम है गीता और एक का नाम है सीता। उनके 10 वर्ष पहले का आयु का जो अनुपात है वो 3 कितने में है, 5 में है। अब करा उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 2:3
3 में है। कितने में है? 2:3 में है। तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हमें सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु ज्ञात हो। अगर वर्तमान आयु ज्ञात हो तो हम इनके 20 वर्ष बाद की आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए कि इसका वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, ये जो ऊपर वाला रेशियो है वो 3:5 है, वो 10 साल पहले की आयु का है। और वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 2:3 में है। तो 10 साल पहले और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर दिया है? तो 10 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे रेशियो में कितने का अंतर आना चाहिए? तो रेशियो में देखिए, यहाँ अगर हमें घटाना नहीं है, अंतर निकालना है, तो 3 और ये 5 और 3 का अंतर कितना आएगा? 2। और 3 और 2 का अंतर कितना आएगा? 1। ये अंतर 2 आएगा और ये अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमें ये दोनों अंतर बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो ये दोनों अंतर बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? ये दोनों अंतर बराबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा? ये दोनों का अंतर जो है, देखिए 2 और 3 में कितने का अंतर? 1 का। तो 1 का गुना कर दीजिए इसमें, और ऊपर में कितने का अंतर? 3 और 5 में कितने का अंतर? 2 का अंतर। तो 2 का गुना कर दीजिए इसमें। तो अब देखिए, आपका जो अंतर आएगा वो दोनों अब बराबर आ जाएगा। अब इसे आप हल कीजिए तो ये 3 और 5 दोनों में 1 का गुना होगा, ये इसमें पूरे में गुना होगा और ये इसमें गुना होगा पूरे में। तो ये गुना करके लिखेगा तो 3:5 ही होगा ये, और ये जो होगा वो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ये अनुपात आएगा। अब देखिए, दोनों का अंतर निकालिए तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा? 1 आएगा, यानी दोनों अंतर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो में कितने का अंतर है? 1 का। जबकि आयु में, वर्ष में कितने का अंतर दिया गया? 10 का। यानी 1 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 10 के बराबर, है ना। 1 का रेशियो में अंतर है तो 10 वर्ष आयु में अंतर है। तो अब हमें जो कर रहा है, पहले हमें निकालना होगा वर्तमान आयु, तब हम जाकर निकालेंगे उसकी 20 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात। तो 1 का जो वैल्यू आया है वो 10 के बराबर दे रखा है। तो हमें वर्तमान आयु निकालना है दोनों का। तो गीता का वर्तमान आयु निकालने के लिए हम कितना से गुना करेंगे? 4 से, क्योंकि हमें वर्तमान आयु का रेशियो नीचे वाला है। तो 4 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा कितना? 40। ये गीता का आयु निकल गया। और सीता का आयु निकालना है तो हम 6 से गुना करेंगे। तो 6 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 60। तो ये सीता का आयु निकल के आ गया। इसका मतलब है कि गीता और सीता का जो आयु है वर्तमान में वो 40 वर्ष और कितना वर्ष है? 60 वर्ष है। अब कह रहा है 20 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा? तो 20-20 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त? 60 हो जाएगा। ये वाला जो आयु हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, और ये वाला आयु कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब काट दिए तो 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80, यानी अनुपात जो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। कब के आयु का? 20 वर्ष बाद के आयु का। यानी आंसर जो आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 3:4। कुछ करना नहीं है, बस हम थोड़ा समझाने के लिए इसमें लिखे हैं थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। नहीं तो क्वेश्चन को ज्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा बोला है क्या कि 10 वर्ष पहले गीता और सीता का आयु का अनुपात 3:5 है, और वर्तमान में उनके आयु का अनुपात 2:3 है। तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हमें दिया हुआ है वर्तमान और 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात निकाल लीजिए अंतर, और आपको आयु में अंतर दिया है कितने का? 10 का। तो जो रेशियो का अंतर आएगा उसका तुलना कर देंगे जो आयु में अंतर है उससे। तो 1 रेशियो में अंतर आया और 10 दिया हुआ है अंतर, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 10 के बराबर। तो हमें निकालना है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का रेशियो से गुना कर देंगे दोनों में, गीता और सीता का। तो हमें निकल गया वर्तमान आयु। 20 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 20 जोड़ देंगे दोनों में और फिर आंसर निकाल लेंगे रेशियो करके, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया कितना? 3:4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 का पावर x-1 बराबर 81, तो x का मान क्या होगा? दोस्त इसे सीधा लिखे, 3 का पावर x-1, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 4 टाइम लिख सकते हैं, यानी 3 या 9 या 27 या 81, है ना। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो x का मान आ जाएगा कितना? 5। डायरेक्ट आंसर, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है दोस्त आपका कितना नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो थोड़ा समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 120 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में पाए गए अंकों का औसत 35 है ना। कितना है? 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत 39 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? देखिए एक
कक्षा में टोटल स्टूडेंट की संख्या 120 है, उसमें सभी का जो एवरेज है पास होने का वो 35 है। परीक्षा में अंकों का औसत है, सॉरी ये अंकों का औसत है 35। टोटल 120 स्टूडेंट है, उसमें से जो अंक प्राप्त किए हैं उनके औसत 35 है। और उत्तीर्ण की जो संख्या है यानी पास वाले की संख्या का औसत जो है वो 39 है, और अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले का जो संख्या है वो है कितना, 15 है औसत। तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगा। तो एलिगेशन के रूल से इसे सीधा आप बनाइए। देखिए कैसे बनाते हैं, तो आप यहां पे लिखिए पास और फेल, ये फेल। तो और यहां पे जो हो जाएगा वो सभी का टोटल स्टूडेंट का एवरेज हो जाएगा। तो पास वाले विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 39, और फेल वाले विद्यार्थियों का एवरेज अंक का औसत कितना है 15, है ना 15, और टोटल का कितना है 35। अब इसे घटा दीजिए इस तरीका से, तो घटाइएगा तो इधर 35 और 4 39, यानी ये 4, और इधर कितना आएगा 20। तो 4 25 20 रेशियो में बदलेंगे 5:1 का, यानी उसमें जो विद्यार्थियों का जो अनुपात है संख्या का वो 5:1 में है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 120, तो रेशियो में टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 6 से भाग कर देंगे। हमें किसका संख्या निकालना था उत्तीर्ण वाले का, तो उत्तीर्ण वाले का रेशियो कितना है 5 में, तो 5 से कर देंगे गुना, 6 से काटेंगे, 6 दूना को 12 20, और 20 25 100, यानी पास वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना था 100। आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ नहीं, ये सब क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एलिगेशन लगा के बिल्कुल आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 मीटर स्क्वायर है, जिस पर जमीन से 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर तार बांधा जाता है। क्वेश्चन में कहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल, मैदान है उसका क्षेत्रफल जो है वो 31,684 मीटर है। अब आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं एक आकृति। मान के चलिए कि ये वर्गाकार आकृति है, ये वर्गाकार आकृति है इस प्रकार से। अब ये वर्गाकार आकृति में है जो यहां से 1 मीटर ऊपर ये होगा, उसके बाद 2 मीटर ऊपर 3 मीटर 4 मीटर, इस प्रकार से एक चक्कर यहाँ पे इस तरफ से लगाया गया है तार को, उसके बाद फिर ऊपर, उसके बाद फिर ऊपर, और इस प्रकार से गोल गोल तार को बांधा गया है। ऐसा कर रहा है क्वेश्चन में, है ना, बांधा गया है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान के परिमाप से 5% अधिक है तो कितने लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। देखिए हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, निकालना है कि तार की लंबाई क्या होगी। हमें 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड तार जो है वो उसमें गोल गोल लगाना है, तो टोटल तार की लंबाई क्या होगी। अगर 1 राउंड तार की लंबाई हमें पता चल जाता है तो 4 राउंड की भी पता चल जाएगा। हमें इस क्वेश्चन का आंसर तक जाने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें वर्ग का भुजा निकालना होगा, क्योंकि परिमाप की से भी 5% अधिक है 1 राउंड की तार की लंबाई। तो जब तक हमें भुजा नहीं मालूम होगा तब हमें परिमाप नहीं मालूम होगा। तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है एरिया, एक वर्ग है उसका एरिया ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 31,684 यानी 31,684 मीटर स्क्वायर। जब इसका आप वर्ग निकालिएगा ए का, ए बराबर तो निकल के आएगा 178। अब कहिए 178 आप कैसे लिख दिए। देखिए हमें निकालने का एक आइडिया है मालूम, जब ये 4 है लास्ट में, ये इकाई अंक 4 है, तो जिस संख्या का ये स्क्वायर है वो संख्या का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि 2 दूना को ही 4 होता है, वो 8 64 यही होता है, बाकी किसी से 4 नहीं आता है। तो अब ये 2 अंक छोड़कर ये वाला देखते हैं कि किसके बीच का है। जिसके बीच का है उसके स्क्वायर के नजदीक में जो आता है वही इसका वर्ग होता है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लिए क्या 178। तो ये आ गया भुजा, है ना। अब आ गया भुजा,
तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू ए, तो हम लिखेंगे कितना 178 इंटू 4। अब करा है एक जो चक्कर लगाया गया है तार का, वो जो है इसके परिमाप से भी 5% क्या है अधिक है, तो इसके परिमाप तो निकल के आया 178 गुना 4 और इसका 5% अधिक यानी 105 बटा कितना 100। अब ये एक राउंड का हमें लंबाई निकला है, एक राउंड का लंबाई निकला है। अब करा है कि ऐसे ऐसे 4, 1 मीटर ऊपर 2, 1 मीटर फिर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऊपर, तो ये एक का हो गया। तो 4 के निकालने के लिए हम 4 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब इसे कटा दीजिए, 21 पचे 75 से और 20 पचे 100, 4 पचे 20। अब देखिए ये कटेगा नहीं क्योंकि नीचे में 5 है, ऊपर में आपको 5 से डिवाइड होने के लिए नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब आंसर पॉइंट में आएगा और एक ही ऑप्शन आपका है जो पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा ऑप्शन पे एक नजर देखिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पॉइंट वाला है, इसका मतलब आंसर जो आपका होगा वो सी होगा। अगर 2 ऑप्शन होगा तो कटा के देख लेते हैं, गुना करके देख लेते हैं, है ना। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन को ऐसे ही हल कर दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4500 रुपया 8% के वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 फार्मूला जो आपको याद रखना है। एक डी बराबर, डी बोले तो डिफरेंस, डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर, ये 2 ईयर्स के लिए है, और वही 3 ईयर्स के लिए पूछेगा तो डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100, ये 3 ईयर के लिए। तो हमें 3 ईयर के लिए पूछा है, तो यहाँ पे रख के हम वैल्यू और आंसर निकाल लेंगे। तो हमें डी निकालना है और प्रिंसिपल दिया कितना 4500 गुना आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बटे में 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 00 गुना 300 प्लस आर का मतलब कितना 308 बटा कितना 100। अब इसे कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, है ना। और इसे काटिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, अब नहीं कटेगा, अब कटेगा नहीं, ये कटेगा, काटिए 32 दूना 64, है ना। 2 से काटिए और 2 पच्चे 10, 3 जीरो 5 से काटिए 5 9 और 5 इकाई 1000, ये बचा। अब ये नहीं कटेगा, अब इसे आप गुना करके और पॉइंट बैठा दीजिए। तो बस आपको कुछ नहीं, गुना करना भी आसान है, थोड़ा सा है कैलकुलेट, लेकिन आप कर लीजिए सीधा। 9 से इसमें कर लीजिए, उसके बाद ये दोनों को कर दीजिए सीधा सीधा, है ना। या फिर कर दें, चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा तो आप गुना कीजिए, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 9 तिया 27 और 1 28, यानी 288 को गुना करना है कितना से 308 से। गुना कीजिए, 8 8 64 का 4 बचा कितना 6, 8 8 64 और 6 70 का 0 बचा कितना 7, और 8 गुना को 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 7 6 6 12 23, ये 23 आ गया। वो 0 है तो 0 0, है ना, तीनों 0 हो जाएगा। थोड़ा सा स्लाइड को घसका लेते हैं, ये 0 आ जाएगा। अब 3 से गुना करिए, 8 तरीके 24 के 4 बचा 2, 8 तरीके 24 और 2 26 बचा कितना 2, और 3 दूना को 6 और 2 8। अब इसे जोड़ दीजिए, 4 0 7 6 2 8 और ये कितना 8। अब यहाँ पे नीचे में कितना था 1000 था, तो 3 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए। 3 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा तो कहाँ पे जाएगा 88 के पास जाएगा, 88.704। तो लगभग आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव में गुना करने में थोड़ा जो भी टाइम लगा, लेकिन बाकी जो भी है आपको ये फार्मूला दोनों याद रखना है कि डी बराबर क्या होता है। तो डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर 2 वर्ष के लिए, और डी बराबर पी इंटू 100 बटा डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100, ये 3 ईयर्स के लिए है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर 2 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x प्लस के एक्स प्लस 3 के बराबर 0 का कोई हल ना होने की स्थिति में k का मान क्या होगा। देखिए
कोई हल ना हो का मतलब क्या होता है, d इज लेस देन जीरो, d इज लेस देन जीरो, और d बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। तो अब देखिए यहाँ पे आप मान रख के सीधे b का मान कितना हो जाएगा, तो k, तो यहाँ पे लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान 1 है तो 1 रखेंगे, और c का मान कितना है 3 इंटू k है, इज लेस देन जीरो। अब यहाँ से निकालिए k स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12 के लेस देन जीरो। अब यहां से k को हम कॉमन कर देते हैं तो निकल के आएगा k माइनस 12 इज लेस देन जीरो, ये इसमें भाग में जाएगा तो जीरो बचेगा, तो k माइनस 12 लेस देन जीरो, तो k इज लेस देन जीरो, ये 12 आंसर हो जाएगा इसका, k इज लेस देन 12 आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। जब कोई हल ना हो तो d इज लेस देन जीरो और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और बस सिंपल सा इसका उपाय है, आप देखिए कैसे कितने आसान से बताते हैं इसे। 8 नंबर क्वेश्चन करा है, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% की साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपया उधार लेता है, और समान राशि यानी 3,000 ही 2 वर्ष के लिए 9% के वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है, तो अक्षय को 1 साल में कितने लाभ होंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे दिया क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया है 3,000, टाइम दिया है 2 इयर्स, और रेट दिया है 6%। दूसरे कंडीशन में भी प्रिंसिपल जो है वो 3,000 है, जो दोस्त को दिया यही पैसा, और 2 वर्ष के लिए ही दिया है, लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो 9% हो गया है। तो देखिए यहाँ पे रेट में कितने का अंतर आ रहा है, 3% का, तो 3% का अंतर आ रहा है, इसका मतलब 3% के बराबर उसे लाभ होगा, तो 3% के बराबर उसे लाभ होगा 1 साल में, तो 2 साल में कितने का लाभ होगा, 6% के बराबर लाभ होगा। तो सीधा आप निकालिए ना, 100% जो मूलधन है उसके बराबर 3,000 रुपया दे रखा है, तो 6% का मान कितना हो जाएगा, 6 से 20 6 तेरी 18 180, यानी 180 रुपया उसे लाभ होगा। आंसर ए नंबर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए इसे सरलतम रूप में लिख रहा है, तो काट दीजिए ना सीधा, देखिए ये 9 से कटेगा, देखिए 9 से विभाजित, अब चेक कर लीजिए कि 9 से किससे कट रहा है ये, और नहीं तो दोनों का एचसीएफ निकालिए। दोनों जब भी ऐसा सरलतम रूप में लिखने के लिए आए तो दोनों का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होता है जो दोनों को सरलतम रूप में बदल देगा। हम तो यहाँ पे ऐसे ही चेक कर देंगे कि देखिए ये 9 से कट रहा है, क्योंकि 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, ये भी कट रहा है 9 दूनी 18, 9 इकाई 9, और ये भी कट रहा है, तो इसको आप कटा दीजिए, 9 से कटाइए तो कितने बार में कटेगा, 9 दूनी 18, 9 इकाई 9, बटे में कितना हो जाएगा 9 इकाई 9, तो बच गया कितना 9 और 4 13, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 3 से काटे 3 से 21, 3 पचे 15, यानी 7/5 इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, कर एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी को खरीदता है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 480 रुपया, वह एक घड़ी को 15% की हानि पे, तो पहले घड़ी को 15% की हानि पे बेचेगा, यानी 85 में बेचेगा, और दूसरा को 19% के लाभ पे बेचेगा, यानी 119 में बेचेगा। अब करा उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि दोनों घड़ी का एक समान मूल्य पर बेचा गया, यानी दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो 15% हानि 85 और 19% लाभ यानी 119, दोनों को रेशियो में बदल दीजिए, तो रेशियो में बदल देंगे 17/85 और 17/7 जब ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है, तो अगर इसे हम क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7:5 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस का ये रेशियो था, ये हो गया कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो खरीदा गया है 7:5 में, यानी टोटल कितना अनुपात में लगा है, तो 12 लगा है, और खरीदने में टोटल रुपया कितना लगा है 480
₹80 लगा है। तो कह रहा है कि दोनों घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले का क्रय मूल्य निकालने के लिए 7 से गुना कर दिए और दूसरे का क्रय मूल्य निकालने के लिए 5 से गुना कर दिए। तो 12 से काटेंगे तो 12 चौ 48, तो 7 चौ 28, पहले का क्रय मूल्य 280 और 5 को 20, दूसरे का क्रय मूल्य 200, तो 280 और 220 किस ऑप्शन में, ए में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल सा जुगाड़ है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कितने नंबर क्वेश्चन पे हम थे, आ जाइए आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक बुक सेल्फ पर प्रबंधक की 3, दार्शनिक की 2, चिकित्सा की 3 और मनोविज्ञान की 1 पुस्तकें है, तो सभी पुस्तकों को बेहतरीन तरीके से तरह से लगाया जा सकता है। यानी आपको बोला है कि इस किताबों को किस प्रकार से सजाया जा सकता है। तो पहले आप निकालिए टोटल किताबों की संख्या कितना है। तो देखिए प्रबंधन का जो है वो 3 है, दार्शनिक का जो है वो 2 है और चिकित्सा का जो है वो कितने है, 3 है और मनोविज्ञान का जो है वो 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 6 और 3 9, तो टोटल 9। तो इसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए। फैक्टोरियल निकालने का मतलब क्या है, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसे गुना कर दीजिए और गुना करके आप देख लीजिए कि कौन सा इसका आंसर आएगा। अब गुना करके भी हम ही बता दें, चलिए बताते हैं। देखिए डी नंबर आंसर इसे इसका हो जाएगा। आप गुना कीजिएगा तो देखिए सिंपल सा गुना करना है यार, 4 3 12 दूना 24, 24 25 20 से है ना, 20 12 6 72, 720 आ गया यहाँ तक के गुना करने में। अब इसे गुना कर लीजिए इधर में और करके निकाल लीजिए आंसर। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करता है, यानी एक कंपनी जो 3 प्रकार के छूट करता है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा होगा। देखिए या तो इसे आप 2 वेरिएबल फार्मूला पर निकाल लीजिए, ए बी वाला फार्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है माइनस प्लस जो भी ये डिपेंड करता है इस पे, इंटू ए इंटू बी बटा 100 करके जो भी है उस पर आप निकाल लीजिए। या फिर आप इसे जो डिस्काउंट का जो होता है तरीका निकालने का उस पर निकाल लीजिए। और नहीं तो आप देखिए यहाँ पे कि 30% और 10% दोनों मिलाकर कितना परसेंट हो रहा है, 40%, 25% और 15% मिलाकर कितना हो रहा है, 40% और 35% और 5% मिलाकर कितना हो रहा है, 40%। यानी सभी में परसेंटेज बराबर हो तो जिन दोनों में गैप ज्यादा होगा वो वाला परसेंटेज ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा ग्राहक के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया। देखिए राम जो है वो एक परीक्षा में 40% अंक को प्राप्त करता है लेकिन वो फेल कर जाता है 20 अंक से, माइनस इंडिकेट किए फेल को 20 अंक से। अब कह रहा आदित्य जो है वो 45% अंक प्राप्त करता है। आदित्य जो है वो 45% अंक प्राप्त करता है और वो उत्तीर्ण अंक था उससे भी 30% अधिक अंक लाया है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता थी। तो देखिए यहां से मान लीजिए ये डेडलाइन है 0 का और इधर आता है तो पॉजिटिव, इधर आएगा तो ये निगेटिव, ये प्लस और ये माइनस। तो एक लड़का पॉजिटिव तरफ गया है 30 पे और एक लड़का निगेटिव तरफ गया है 20 पे। तो दोनों लड़का के बीच अंतर कितने का है, तो अंतर 50 का है। ध्यान रखिएगा ये अंतर कितने का है, 50 का, क्योंकि इधर का 30 और इधर का 20 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 का अंतर आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत में कितने का अंतर है, 5% का अंतर है। तो 5% का वैल्यू कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है वो ध्यान दीजिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की और आवश्यकता है। जब हमें प्रतिशत डिमांड करेगा तो हम अंक से तुलना करेंगे, यानी 50 अंक बराबर 5% है, 50 अंक बराबर कितना प्रतिशत है, 5% बराबर है। तो 20 अंक उसने कम लाया है तो 20 अंक लाने के लिए उसे और कितना प्रतिशत लाना होगा। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/50 गुना कर देंगे, 20 से 1 0 से 1 0 और ये 5 से 5 कैंसिल, यानी 2% उसे और लाना होगा। 40% वो लाया था, 42% उसे लाना होगा, तब जाकर वो परीक्षा पास कर जाएगा। आप इससे भी तुलना कर सकते हैं कि अगर 50 अंक बराबर 50 अंक बराबर 5% है तो 30 अंक बराबर कितना परसेंट हो जाएगा। तो 30 अंक बराबर अगर आप निकालिएगा तो 5/50 और गुना कर देंगे कितना से, 30 से,
तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल और ये कैंसिल, 5 से 5, तो 3% उसे कम अंक लाना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो 45% लाया है, अंक अधिक लाया है, इसका मतलब है 5% से भी अंक अधिक लाया है, यानी 45% लाया है तो 3% घटा देंगे तो 42% आ जाएगा। यहाँ भी दोनों में किसी तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। 14 नंबर क्वेश्चन करा, यदि समीकरण 6x माइनस 11y प्लस 11 बराबर 0 और 15x माइनस ky माइनस 9 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान क्या होगा। कोई हल संभव नहीं है का इक्वेशन क्या होता है दोस्त, उसको अगर लिखेंगे तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो देखिए a1 का मान यहाँ पे 6 है और a2 का मान कितना हो जाएगा 15 बराबर b1 का मान कितना हो जाएगा -11 बट्टा b2 का मान कितना हो जाएगा के बराबर नहीं है किसके, -9 बट्टा 11 ये है ना, ऊपर में 11 है, 11 बट्टा कितना -9। तो देखिए अब ये दोनों इक्वेशन से आप सीधा सीधा k का मान निकालिए, क्योंकि आपको k का ही मान पूछा है। तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप काटेंगे तो 3 दूना को 6 और 3 पचे 15, तो 2 के बराबर कितना आ जाएगा 55, तो k का मान कितना आ जाएगा 55 बटा 2, यानी आप आंसर इसको कितना कर दिएगा 26 दूनी 52 है ना, 27 दूनी 54, तो 27.5 आ जाएगा लगभग, आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्योंकि कह रहा था कोई हल संभव नहीं है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा इसका आप कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का, यहाँ से k का मान हमको निकालना था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या करा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन करा है कितना नंबर है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर की एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है यानी चलती है, इसी स्टेशन से पहले ट्रेन की दिशा में ही जिस ट्रेन को पहले छोड़ा गया है उसी दिशा में 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटे बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में पहली ट्रेन की चाल बताए। देखिए ये एक स्टेशन है, मान लिया जाए ए, यहां से एक ट्रेन निकलती है, ठीक है, जो मान लेते हैं पहला ट्रेन है, ये ट्रेन निकली। अब ये ट्रेन निकलने के 2 घंटे बाद एक दूसरा ट्रेन जो है वो यहां से निकलती है, और 5 घंटे बाद मानते हैं कि ये ट्रेन चली यहां तक, तो 5 घंटे बाद ये ट्रेन इसके बराबर में आ गई, ठीक है, इसके बराबर में आ गई। कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद, जब ये 5 घंटा चलती है। तो अब यहां से थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये वाली ट्रेन का जो सेकेंड वाली चाल है, ट्रेन है, उसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये 5 घंटा चली है, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना तय की होगी, तो 5 गुना 70, तो टोटल कितना हो जाएगा 335। टोटल डिस्टेंस हो गया कितना 335, यानी पहले ट्रेन के द्वारा भी 335 किलोमीटर ही चला गया है। तो पहले ट्रेन, क्योंकि कह रहा है कि दूसरा ट्रेन जो है वो पहले ट्रेन के बराबर चल लेती है, तो पहले ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया है 335 किलोमीटर। अब 335 किलोमीटर को ए द्वारा कितने समय में चला गया है, अगर हमें टाइम मालूम हो जाएगा तो हमें उसका रफ्तार मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी हमें मालूम है और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय हमें कैसे पता चलेगा, देखिए ये 5 घंटा ये ट्रेन चली है और ये पहले वाले ट्रेन से 2 घंटा बाद चली थी, इसका मतलब पहले वाला ट्रेन जो है वो 2 घंटा ज्यादा चली है, ये 5 घंटा चली है तो वो 7 घंटा चली है, और ये 7 घंटा चली है तो 7 से इसे भाग दीजिए, तो 7 × 5 = 35। इनका पहला ट्रेन का जो रफ्तार होगा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि नीता के पास 3 रंगों की गेंद है। नीता के पास कितने रंगों की गेंद है? 3 रंगों। क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास पीले, कौन सा रंग का? पीले रंग के कितने गेंद है? यानी नीता के पास गेंद है। 3 स्टेटमेंट दिया है। कौन सा स्टेटमेंट का प्रयोग करके हमें यह क्लियर हो जाएगा कि उसके पास पीले रंग की गेंद कितनी है? तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट का हम प्रयोग करते हैं। टोटल गेंदों की संख्या 6 है। चलिए टोटल गेंद की संख्या कितनी? 6। 1/3 गेंद नीला है, इसका 1/3 करेंगे। 1/3 तो कितना? 3 दूना 6, 2 गेंद जो हो गया नीला। अब कर रहा है कि आधा गेंद, यानी 6 का आधा, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो 3 गेंद लाल हो गया। देखिए ये गेंद रेड वाला है और ये गेंद नीला वाला यानी ब्लू वाला है, तो 5 गेंद हो गया ये। अब बचा कितना गेंद? 1 गेंद। तो 1 गेंद 3 ही कलर के था, 2 कलर का गेंद को हम निकाल लिए, तो 1 कलर का गेंद हमें कितना हो गया? हमें निकालना कौन वाला था? नीता के पास कितने पीले रंग का गेंद निकाला था ना, तो 1 गेंद हो जाएगा किसका? पीले वाला का। तो हमें तीनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़ा है निकालने के लिए, यानी कथन 1 2 3 तीनों पर्याप्त है, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यार्थी यदि अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से उसके स्कूल की दूरी क्या थी? मानो उसके स्कूल की दूरी x किलोमीटर थी। अब ये x किलोमीटर को 2.5 किलोमीटर से जाता है रफ्तार से, है ना। तो 2.5 को हम पॉइंट हटाइए और इसे तोड़ दीजिए फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा? आप इसे तोड़िएगा, देखिए जैसे 2 25/10 हो जाएगा, 5 × 25 और 5 × 10 यानी 5/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। अब हमने x क्या माना है? d बराबर क्या माना है? x, यानी उसकी दूरी क्या होगा? x। अब इसी x को वो अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 6 मिनट पहले और 10 मिनट बाद का मतलब क्या है वो समझिए। देखिए 6 मिनट देर से पहुंचता है। अगर मानते हैं कि कोई विद्यार्थी को स्कूल 9 बजे पहुंचना है तो वो 9 बजकर कितना मिनट पर पहुंचता है? 9 बजकर 6 मिनट पर पहुंचता है। 6 मिनट देर का मतलब यही हो गया कि अगर 9 बजे पहुंचना था तो 6 मिनट देर का मतलब कि 9 बजकर वो 6 मिनट में पहुंचता है। और पहले पहुंचने का मतलब क्या है? कि पहुंचना था स्कूल 9 बजे, पहुंचना था स्कूल, थोड़ा इसे आप ऐसे समझिए। देखिए किसी लड़के को स्कूल पहुंचना था 9 बजे, वह 6 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब है कि 9 बजकर वो 6 मिनट में पहुंचा है ना। और 10 मिनट पहले पहुंचा है, इसका मतलब है कि वो 8:50 में ही स्कूल पहुंच गया है। तो देखिए तो ये दोनों के बीच कितने का अंतर है? 10 मिनट ये इधर और 6 मिनट ये इधर, यानी ये जो अंतर है वो कितने का है? 16 मिनट का अंतर है। तो यहाँ पे वही है कि हम अंतर निकाल रहे हैं समय का। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, इतने बराबर 16 मिनट। और ये जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इस मिनट को भी हम घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब इसे हल कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा कितना? 15। 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 3 दूना को 6x हो जाएगा ये, माइनस 3 × 5 = 15, 5x हो जाएगा ये। और ये 16 बटा कितना हो जाएगा? 16/60। 15 से कटाएंगे 4 बार में, 4 से कटाएंगे 4 बार में, और x बराबर आ जाएगा 4, यानी हमें x माने थे डिस्टेंस को, तो 4 किलोमीटर उसके घर से स्कूल की दूरी हो गई। आंसर हो गया आपका 4 किलोमीटर। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है वो 18 नंबर है ना। कितना नंबर है? 18 नंबर है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी तो प्लेटफॉर्म टावर से कितने दूरी पर था? देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और एक टावर है। उन्नयन कोण कर रहा है, इसका मतलब है कि टावर की ऊंचाई अधिक है ना। तो इस प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण जो है, ये जो उन्नयन कोण है
देखिए ये वाला जो एंगल वो 30 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बनता है। ये डिस्टेंस, ये प्लेटफॉर्म है और ये यहाँ पे टावर है। तो टावर की ऊंचाई, ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितना है? 10 और टावर की ऊंचाई दे रखा है कितना? 70। यानी ये वाला जो टोटल लेंथ है वो है 70 मीटर, है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि प्लेटफॉर्म से टावर कितना दूर पर है ना। ये प्लेटफॉर्म है तो यहां से ये जो टावर है ये वाला डिस्टेंस कितना है ये निकालना है हमें। तो देखिए ये वाला जब 10 है, ये वाला जो दूरी है, ये जो प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है वो कितना है? 10 है। तो ये वाला भी डिस्टेंस जो कितना होगा? 10 होगा। जब ये टोटल डिस्टेंस 70 है और ये 10 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा? आप देखिए जिस डिस्टेंस पे मैं लाइन लगा रहा हूं ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। 60 होगा क्या? अब देखिए ये वाला एंगल की हम बात करते हैं। ये वाले एंगल में ये एंगल 30 डिग्री का है और 30 डिग्री पे रेशियो क्या होता है? 1 और √3 का। तो अगर 1 की वैल्यू दे रखा है 60 तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60√3। तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, यानी ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60√3। तो हमें पूछ रहा था कि प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी क्या था? तो 60√3 ही दूरी था। ये आपका आंसर आ गया। कितना नंबर? डी नंबर, है ना। चलिए अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 88 अंक का विभाजन जयंती और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया। जयंती को कितने धन राशि मिले? देखिए 88 अंक था, उसे बांटना था। थोड़ा मिसप्रिंट है मुझे लगता है, क्योंकि ये धन राशि पूछ रहा है, वहां पे अंक में दिया है। मान के चलिए कि 88 रुपया ही है। इसे बांटना है किसमें? तो जयती और प्रतीक में। अब 5:6 में बांटना है। 5:6 में बांटना है तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 6 5 11। 11 से भाग दीजिए, किसका निकालना है? तो हमें निकालना है किसका? जयती का। तो जयती का रेशियो कितना है? 5। तो 5 से कर दीजिए गुना, तो 11 8 और 8 25 कितना? 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। पर देखिए इतना करना नहीं था आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे हल करना था? हमें किसका आंसर निकालना था? तो जयती का आंसर निकालना था। किसका आंसर निकालना था? जीएती का आंसर निकाला था। देखिए तो जीएती का रेशियो कितना है? तो जीएती का रेशियो 5 है। अब इस 5 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढिए। तो 5 से ये भी नहीं कटेगा, 5 से ये भी नहीं कटेगा, 5 से ये भी नहीं कटेगा, 5 से कटने वाला रेशियो एक ही है आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब 2 ऑप्शन कट जाए तब ऐसा करेंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें इतना में ही काम चल जाए तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है वो देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन करा है कि बटन का माध्य 14 है, मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक क्या होगा? विचलन गुणांक का फार्मूला होता है सर, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य। तो मानक विचलन अगुणा प्रतिशत करना है तो 100 कर देंगे। तो मानक विचलन कितना दे रखा है? मानक विचलन आपका दे रखा है 5 और माध्य कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, 14 और प्रतिशत तो गुना कर दीजिए 100 से। तो ये कितना हो जाएगा? 500 बटे में कितना? 14। तो आप देख लीजिए कितने बार में लगेगा ये? 14 तिया 42, 14 चौके 56, 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में ही लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा भाग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 से शुरू है, तो बाकी कोई ऑप्शन ये होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। 3 आंसर आपका ये होगा। अब पूरा भाग दीजिएगा तो आपको 4 से 5 सेकंड चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीका से आपको टाइम बचा के चलना है आगे। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ A और B 7:5 के अनुपात में मिश्रित है। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर B के तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरल पदार्थ का अनुपात 7:9 हो जाता है। बाल्टी में तरल A कितने लीटर था? देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक तरल पदार्थ है A अनुपात B में, A अनुपात B का रेशियो है 7:5
उसमें से मिश्रण में से 9 लीटर निकाला गया, लेकिन जो डाला गया है वो मात्रा बी का मिलाया गया है। इस प्रकार ए और बी का जो अनुपात है वो 7:9 हो जाता है। तो कह रहा है बाल्टी में ए का मात्रा क्या था। अब ए का मात्रा निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से हमारे पास कितना रेशियो में दिया गया है। देखिए ए अनुपात बी जो है वो पहले का 7:5 है, तो 7x/12 ये हो गया, ये हो गया। देखिए सबसे पहले यहां से आप निकाल लीजिए, क्या निकाली गई मात्रा क्या है। तो निकाला गया जो मिश्रण है वो 9 है, तो ए का कितना मात्रा निकला होगा। तो टोटल 9 लीटर निकाला गया है, कितने में से 7 5 12 जो मिश्रण था उसी में से ए का मात्रा निकालना है तो 7 से गुना करेंगे, बी का मात्रा निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे। इसे कटाएंगे तो ये कटेगा 3 तिहाई 9 3 चौके 12, तो 7/21 लीटर ए वाला मात्रा निकला और 5 तिहाई 15/4 लीटर बी का मात्रा निकला। तो निकाले गए मिश्रण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7x था ए में, तो इसमें से कितना निकल गया 21/4, और बी का कितना था तो 5x, इसमें से कितना निकल गया 15/4, और बी में 10 लीटर मिलाया गया है, और ये रेशियो अब जो हो जाता है वो 7:9 के अनुपात में हो जाता है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 22.75। हल करना आसान है, कोई ज्यादा बड़ा समस्या है नहीं इसमें, आप आसानी से हल के देखिए। हल करिए 28x - 21 बटे में कितना 4, और यहाँ पे हल कीजिएगा तो निकल के आएगा कितना 5 के 20 x - 15 प्लस 10 चौके 40 बराबर कितना, और बटे में कितना 4, और 7/9 इधर में। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अब यहां से निकल के जो आएगा वो देखिए कितना निकल के आएगा 28x - 21 बटे में कितना 20x माइनस, आप देखिए 40 प्लस का है 15 माइनस का है, तो कितना बच जाएगा 25 बराबर कितना 7/9 है ना। यहाँ पे 21 है, ये कितना 21 है, 21 है। देखिए यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 से काटेगा तो 7 - 28 7 - 21 और 7 से 7 ही कैंसिल। अब बच गया कितना तो 4x - 3 बटे में कितना 20x - 25 बराबर 1/9। यहाँ से तो आप आंसर निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, इतना तो कर लीजिए, आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग का मतलब कि उसका पेयर ढूंढना है। तो देखिए 729, अब इसे आप गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। 3 से तोड़िएगा, 3 दूना को 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 से कटाइए 3 × 8 24, 3 एकाएं 3, 3 से कटाइए तो 27 तिहाई 81, 3 से कटाइए 3 तिहाई 9, 9 9 तिया 27, 3 से 3 तिहाई 9। तो देखिए एक जोड़ा ये होगा, 2 जोड़ा ये होगा, तीसरा जोड़ा ये होगा, यानी कितने होंगे 3 जोड़े पूर्ण वर्ग होंगे। अब चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है 23 नंबर। 23 नंबर करा है 3 अभाज्य संख्या में से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 1147 है। कितना है 1147 है। कितना संख्या 3 संख्या 1 2 और 3, ये दोनों को अगर गुणा करते हैं तो 1147 निकल के आता है, और अगर ये दोनों को गुणा करते हैं तो कितना निकल के आता है 1517 निकल के आता है ना। तो कह रहा है कि तीनों अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आप देखिए ये दोनों को गुणा करें, अगर पहली 2 संख्या को गुणा करें तो 1147 आना चाहिए, और अंतिम के 2 संख्या को गुणा करें तो 1517 आना चाहिए। तो हमें अभाज्य संख्या पूछा है कि कौन कौन सा वो तीनों अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, यानी वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो देखिए यहाँ से थोड़ा पहले ऑप्शन पे आइए कि देखिए इसमें 21 है और इस ऑप्शन में भी 21 है। तो क्या 21 अभाज्य संख्या है? 21 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से तो कटेगा ही, ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, यानी 21 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा और आपका डी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा।
अब देखिए आंसर कौन सा होगा, तो इसमें 31 और 37 और 41 है, इसमें भी 31, 37 और 61 है। अगर ये दोनों को गुना करते हैं, हम गुना करके देखते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों में सेम ही अंक आ जाएगा, हमें क्लियर नहीं होगा कौन सा आंसर होगा। तो क्यों ना हम 37 और 41 को गुना करके देख लें, और 37 और 41 को गुना करने के बाद हमारा 1517 आता है, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। सीधा सा हिसाब है। चलिए आगे 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिलेना और मासूका एक साथ काम करते हुए एक काम को 9 दिनों में पूरा कर देते। देखिए एक है मिलेना MI और एक है मासूका MA। दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो काम को 9 दिन में करते हैं। अब कर रहा है क्वेश्चन में, मासूका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 भाग, मासूका 2/5 भाग जब कर दी तो काम का 3/5 भाग कौन करेगा, मिलेना। अब इस प्रकार जब काम किया जाता है तो काम 19.5 दिन में समाप्त होता है। कितने दिन में समाप्त होता है, 19.5 दिन में समाप्त होता है। यदि मासूका मिलेना के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम करती है, मासूका ये जो है वो ज्यादा तेजी से काम करती है, यानी इसके तरफ ग्रेटर देन लगा देते हैं, यानी ये थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है, तो मिलेना अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगी। तो मिलेना को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये दोनों जब करते हैं तो 9 घंटा लगता है, लेकिन जब 2/5 करके ये चली जाती है और ये 3/5 करता है तो टोटल काम करने में कितना घंटा लगता है, 19 घंटे का समय लगता है। तो देखिए ये 5 में से कितना काम कर रही है, 2 काम, और ये 5 में से कितना काम कर रही है, 3 काम। तो टोटल ये दोनों मिलकर 9 घंटा कर रही है। तो अगर इस 5 को इस 9 से हम गुना कर दें, क्योंकि काम 5 है, तो टोटल काम निकल के आ जाएगा कितना, 45। और 45 का 3/5 हिस्सा काम निकालते हैं तो कितना आएगा, 9 से कटेगा और 3 बार गुना होगा, तो 27 काम को करता कौन है, मिलेना। और 9 दूनी 18, 18 काम को करता कौन है, ये मासूका। अब देखिए तो इस तरह काम होने में 19.5 घंटे का समय लगता है। अब देखिए इसकी जो कह रहा है क्वेश्चन में कि काम किया है, ये 27 काम की है और ये 18 काम की है। अब अगर हम ये जो 3 है और ये जो 2 है वो इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो 3:2 ही आएगा। तो जब क्रॉस करेंगे तो ये इसके समय आ जाएगा, है ना। तो जब इसमें हम 2 से भाग कर देंगे और इसमें कितना से, 3 से, तो ये कितना आ जाएगा कट के, 2 एकाएं 2 और 2 चौके 8 नहीं, 2 तिया 6, है ना, 13.5, 13 दूना 26, 5 और ये 3 छक 18। तो टोटल समय जो लगेगा यहाँ पे देखिए कितना लगेगा, 13 और 16 कितना, 6 कितना हो जाएगा, 22.5 घंटे का टोटल समय लगेगा, यानी आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पार्श्व चित्र में 2 वृत्त जिसके केंद्र O और O' हैं, 2 वृत्त है, इसका एक O है और एक O' है, किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। O' P केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। O' जो है, O' और P जो है वो केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा। यदि O और O' बराबर 5, O और O' बराबर कितना, 5, और OP बराबर कितना, OP बराबर 4, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि OP O' बराबर 90 डिग्री। तो आपको पता होगा ट्रिपलेट क्या होता है, ये कर्ण हो गया तो 3 के साथ इसका ट्रिपलेट चलता है, 3 4 के साथ क्या ट्रिपलेट होता है, 5, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा OP बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शायद इसका ऑप्शन कट गया है ना। तो ये था मैथ का इस प्रकार से सॉल्यूशन। आपको मैथ्स का भी पेपर मिलते रहेगा एक एक दो दो करके, और जीके का पेपर हमने एक डाला था आज, जिसमें सिर्फ हम कुछ बताए नहीं, तो कमेंट्स में जो भी लिखे हैं कि नहीं उसका फुल एनालिसिस होना चाहिए तो हम वो भी करेंगे। और दोनों तरीका से चलते रहेगा, और रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर आएगा और मैथ का भी आते रहेगा। करेंट्स का भी बहुत जल्द हम चालू करने जा रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।
थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।